आज का हमारा लेक्चर 3 है और हम इसमें हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे। अभी तक इससे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं विद देयर एप्लीकेशन। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो वो देखिए आप। ये हमारा लेक्चर 3 है और ये हमारी सीरीज चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसी के साथ हम अपनी इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री भी पूरी करेंगे और 12th क्लास के बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उससे पहले हम अपना सिलेबस पूरा करेंगे विद वन शॉट रिविजन्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एवरीथिंग वॉट एवर यू नीड, सब कुछ कवर कराया जाएगा। तो आप सपोर्ट कीजिए बस इस चैनल को और काइंडली फॉलो कीजिए जो भी पढ़ाया जा रहा है एंड ट्रस्ट रखिए जो भी पढ़ाया जा रहा है वो एकदम ठीक है और बस भरोसा कीजिए आप। देखिए हाइपर कंजुगेशन हमारे पास दो चीज़ों में हमें बेसिकली निकालना होता है। एक हमारे पास है एल्कीन और एक है हमारे पास कार्बोकैटायन। एल्कीन में हमारे पास इस तरीके से हमारे पास एल्कीन होती है और कार्बोकैटायन होता है हमारे पास ये। अब क्या होता है, कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी एल्कीन कम स्टेबल है, कार्बोकैटायन में कौन स्टेबल है कौन नहीं है, किस तरीके से हम पता लगाते हैं। तो इसके लिए हमें हाइपर कंजुगेशन की हेल्प लेनी होती है। अब हाइपर कंजुगेशन क्या करता है, हमें बेसिकली रेजोनेंस में आपने पढ़ा होगा कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऑन द अदर हैंड हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड होता है, बट ये बॉन्ड दिखता नहीं है कि किस तरीके से रेजोनेंस कर रहा है। आप कह रहे होंगे क्या चीज़ है, तो समझते हैं। देखिए इस चीज़ को क्या है, हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज करते हैं। देखिए ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है इसका, हमें मेजरली इसकी एप्लीकेशन पे काम करना है कि एल्कीन में और कार्बोकैटायन किस तरीके से काम करता है। बेसिक आपको बस बता देता हूँ। सिग्मा बॉन्ड जब डीलोकलाइज करते हैं विद इन द वैकेंट पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर हमारे पास p ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें हमारे सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट करते हैं, उसी को हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। किस तरीके से एल्कीन की स्टेबिलिटी डिटरमाइन होती है, कैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिटरमाइन होती है, और उसी के साथ एल्कीन की स्टेबिलिटी जब हम बताते हैं तो इसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो कौन सी एल्कीन कितनी ज्यादा स्टेबल है, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कितनी होगी, ये हम क्वांटिटेटिवली नहीं बता सकते बट हाँ क्वालिटेटिवली बता सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को क्वालिटेटिवली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एल्कीन के साथ शुरू करने वाले हैं। तो देखिए एल्कीन में हमें स्टेबिलिटी बतानी है। जब भी हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे हमेशा अल्फा हाइड्रोजन्स की बातें होंगी। किसकी बातें होंगी, अल्फा हाइड्रोजन्स की बातें होंगी। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, देखिए जब भी आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, अभी हम एल्कीन की बातें कर रहे हैं, जब कार्बोकैटायन में आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। जब हमारे पास एल्कीन होती है तो आपको पता है कि एल्कीन में कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 2 यहाँ बन चुके हैं तो 2 और बनेंगे। सिमिलरली विद हियर आल्सो इस तरीके से हमारे पास एल्कीन का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आपके पास कोई भी ग्रुप लगे हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ इस ग्रुप पे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम लगा हुआ है, लेट से कुछ भी लगा हुआ है, उस पर्टिकुलर एटम के साथ में कितने हाइड्रोजन है। अगेन एल्कीन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एल्कीन है, ये हमारे पास एल्कीन है। एल्कीन से जुड़ा हुआ जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होगा, जो भी एडजेसेंट एटम होगा, उस एटम के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। सिंपल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा ही स्टेबिलिटी होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि एल्कीन की जब भी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी होगी हमको, एल्कीन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। बस ये बात आपको ध्यान रखनी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ही आपको ध्यान रखने हैं। इसी के थ्रू आपको किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी पता चल जाएगी। इसी को बुक में सेट-ज़ेफ रूल का नाम दिया गया है, यही सेट-ज़ेफ रूल का नाम दिया गया है। तो सेट-ज़ेफ रूल क्या डिटरमाइन करता है,
तो थ्योरेटिकली आपको पता हो नहीं पता हो कुछ मैटर नहीं करता, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि सेट्ज़र रूल डिटरमाइंस द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन विद द हेल्प ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। यही हमारे पास हाइपर कंजुगेशन होता है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि कैसे कैसे एल्कीन में किस तरीके से जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन भी किसका, मेजरली एल्काइल ग्रुप्स का। ये नहीं कि नाइट्रो ग्रुप लग गया, सल्फोनिक एसिड लग गया, नहीं वो सब नहीं, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन चाहिए वाया एल्काइल ग्रुप्स, ध्यान रखिएगा। तो आइए समझते हैं हम कि किस तरीके से आपकी एल्कीन अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करती है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे C डबल बॉन्ड C। एक बार हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक और लेंगे। ये देखिए, ये हमने एल्कीन्स बनाए हैं। अब हमें पढ़ना है कि किस एल्कीन में कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी है। हमें बतानी है कि किस एल्कीन में कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो अभी आपने पढ़ा था कि स्टेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। तो चलिए सबके अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखिए अब आप लोग, ये हमारे पास एल्कीन है C डबल बॉन्ड C। जब भी आपको करना हो इनिशियल स्टेप्स में सबसे पहले एल्कीन के कार्बन को सर्कल कर लीजिए। ये देखिए, सबको आप सर्कल कर लीजिए। अब आप देखिए ध्यान से, इसके अलावा इसमें क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या इससे कोई कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है जिसके थ्रू हाइड्रोजन है? नहीं, यहाँ तो खुद ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर तो ध्यान से देखिए, कहीं भी जीरो अल्फा हाइड्रोजन है, जीरो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम कार्बन तो देखा, उससे 3 हाइड्रोजन आपको देखने को मिले। इसका मतलब है यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। आगे बढ़े तो हमने देखा आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन इसे तो देखेंगे नहीं, ये अल्फा नहीं होंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। एल्कीन से डबल बॉन्डेड कार्बन से जब एडजेसेंट एटम, उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वो मैटर करता है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पर 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए 3 3 3 कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखिए 3 3 3 3 मतलब 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इससे हम क्या समझे कि अगर मैं इस एल्कीन को नंबर दूं 1 2 3, ये 4 और ये 5, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हुआ आपके पास, सबसे ज्यादा आपके पास स्टेबिलिटी आई 5 की, then 4, then 3, then 2, then 5। ये आपके पास ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आया है, ये ध्यान रखिएगा। कैसे आया, विद द हेल्प ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। तो ऐसे हमने करके कैलकुलेट किया। अब इसके बाद हमने एक थ्योरी बता दी, थ्योरी ये बता दी, और थ्योरी को भी करेक्टेड वर्जन में हम लिखेंगे। ये आप देख लिया आप सबने, चलिए इसे हटा दो। अब मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेसिकली एक थ्योरी हमारे पास निकल के आई। क्या निकल के आई, द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और सब्स्टिट्यूटेड में भी ब्रैकेट में आपको बता देता हूं, सब्स्टिट्यूटेड वाया एल्काइल ग्रुप्स। The more substituted alkene is, the more stable it is. ये बात आप बस ध्यान रखिए। ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये है सेट्ज़र रूल, ये है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स निकालने के बाद की कहानी। तो हमने देखा एल्कीन कितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है ये आपके पास बेसिक एल्कीन है जिसके पास 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं, ये आपके पास नॉर्मल एल्कीन है।
इसके हाइड्रोजन्स हटेंगे, सब्स्टिट्यूशन होगा। किसका होगा सब्स्टिट्यूशन? ये अल्काइल ग्रुप का होगा। ये अल्काइल ग्रुप हमने लगा दी, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी, उतने ज्यादा क्योंकि उसके अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। अब आप कहेंगे कि अगर एल्कीन से 4 कार्बन जुड़ गए मतलब कहीं भी देखेंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा? नहीं। अब इसमें भी आपको एक केस बताता हूं, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितने ज्यादा बस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वाया अल्काइल वो तो होगी ही होगी। 4 कार्बन थे औरों के कंपैरिजन में, इसलिए हमने इसको ज्यादा स्टेबल बोला। अब हम केस पढ़ेंगे कि हमारे पास होंगे अभी भी 4 कार्बन ही एल्कीन से जुड़े हुए, बट कौन सी उसमें से भी ज्यादा स्टेबल होगी, कैसे वेरिएशन होता है, आइए समझते हैं उस चीज को। ये आप देख सकते हैं सब कुछ। चलिए एक केस अब आपको बताता हूँ। एक केस तो आपके पास यही था, दूसरा केस है ये। अब आप में से बहुत लोग देख के कहेंगे अगर मैं इन दोनों एल्केन्स का कंपैरिजन करूं, दिस वन एंड दिस वन, तो आप कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड तो ये ज्यादा लग रही है, शायद इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स भी बहुत ज्यादा होंगे, तो इतने ज्यादा हाइड्रोजन भी दिख रहे हैं तो स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन में इसी की होगी। अब आइए समझते हैं हम एक चीज। हमने एक चीज समझी थी, जब भी एल्कीन देखेंगी उसको हम सर्कल कर लेंगे। जी कर लिया। सर्कल करने के बाद हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। ये अल्फा हाइड्रोजन नाम की कहानी है क्या? फंक्शनल ग्रुप में आपने प्रीवियस लेक्चर में भी सीखा होगा, तो मैंने आपको अल्फा हेलो बीटा हेलो की कहानी बताई थी, तो उसी के थ्रू मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। आप एल्कीन की बातें कर रहे हैं, आप एल्कीन की बातें कर रहे हैं, तो एल्कीन ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ जो भी कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन होगा। डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड होता है उसे हम अल्फा बोलते हैं। अच्छा, तो अल्फा से जुड़े हुए को क्या बोलेंगे? जी बीटा बोलेंगे। ये भी बीटा है, बस ये कहानी हो गई। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ही चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन देखिए हमने कितने हैं, यहाँ पर आए हमारे पास 2, यहाँ पर हमारे पास आए 3, यहाँ पर आए 3, यहाँ पर आया सिर्फ 1, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन 2 3 3 और 1 कितने हो गए? 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ है हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अभी भी हमारे पास 12 ही है। तो इस मतलब हम क्या समझे कि यहाँ पर ये जो एल्कीन है ये ज्यादा स्टेबल होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अभी भी ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। क्यों है? बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 12 है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सब्स्टिट्यूटेड तो चाहिए, सब्स्टिट्यूटेड में भी कौन से पोजीशन पे? अल्फा पोजीशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि अल्फा पोजीशन पे एल्कीन किस तरीके से स्टेबल होगी, कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब आप समझ चुके हैं। सिर्फ हमें अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को ही अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, वही इसका आंसर भी होगा। तो आइए ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये जो हमने पढ़ा इसकी एप्लीकेशन क्या है? देखिए इसकी एप्लीकेशन क्या है, ध्यान से समझिए। आप में से बहुत लोगों ने बीटा एलिमिनेशन का नाम सुना होगा, थोड़ा सा समझते हैं बीटा एलिमिनेशन के बारे में। हम एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन की एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ बीटा एलिमिनेशन। देखिए ध्यान से, बीटा एलिमिनेशन है क्या कहानी? ये आपके पास कार्बन, ये कार्बन, मैं आपके पास 4 कार्बन बनाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा एकदम। यहाँ पर आपके पास क्लोरीन लगा है, क्या लगा है? क्लोरीन लगा है। ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं? आपने बोला 3 आ सकते हैं। यहाँ पर कितने आएंगे जी? 1 आ सकता है। यहाँ पर आपने बोला 2 आ सकते हैं। लास्ट में टर्मिनल पे तो हमेशा सिंगल बॉन्डेड पे 3 ही रहेंगे। अब आपसे मैं पूछूं कि इसमें से अल्फा कार्बन कौन सा है, तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि अल्फा कार्बन कौन सा है, पता नहीं। पता नहीं तो ध्यान से देखिए, एक ही फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है इसमें, फंक्शनल ग्रुप कह लीजिए या अदर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम कह लीजिए, हेटेरो एटम कह लीजिए, आपको क्लोरीन दिखेगा। ठीक है, क्लोरीन से जुड़े हुए कार्बन को आप कहेंगे अल्फा कार्बन कहेंगे। ठीक है जी, समझ गए। अल्फा से जुड़े कार्बन को आपने सबने सीख लिया बीटा कहते हैं। ठीक है जी, बीटा कहते हैं, ये बात भी आप समझ गए। देखिए ध्यान से, हम पढ़ने वाले हैं बीटा एलिमिनेशन। ये बीटा एलिमिनेशन होता कैसे है? बेसिक है,
जब आपके पास एल्कोहलिक KOH होता है, एल्कोहलिक KOH इज नथिंग इट इज KOH डिसॉल्व्ड इन इथाइल अल्कोहल, तो वहां पर वाटर का लॉस होगा कि पोटेशियम इथॉक्साइड बन जाता है, और पोटेशियम इथॉक्साइड क्या होता है C2H5O- K+। अब ये जो बेस होता है, ये बेस का काम करता है, ये बेस का देखिए नेगेटिव चार्ज में दो चीजें होंगी, बेस और न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर ये बेस का काम करेगा। बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है, हेलो एल्कीन के चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। जब बेस का काम ही क्या है, बेस का काम है प्रोटॉन के एब्स्ट्रैक्ट करना, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन को लेगा। अब भैया प्रोटॉन कहाँ है, प्रोटॉन है इस Cl वाले कार्बन से जुड़े हुए दो कार्बन है, इसी को नहीं ले लेगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन यहीं से थोड़ी निकलेंगे एक ही कार्बन से, उसे चाहिए दूसरा कार्बन, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन चाहिए। बीटा कार्बन पे यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो दो केस हमें समझ में आ रहे हैं। तो दो केस क्या बने, ध्यान से देखिए, मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा 2 और इसका एक हाइड्रोजन बना दूंगा यहाँ पे। मैं इस हाइड्रोजन को बोलूंगा A, इस हाइड्रोजन को बोलूंगा B। मतलब ये मेरे पास A पाथवे हो जाएगा, ये मेरे पास B पाथवे हो जाएगा। मतलब दो तरीके के मेरे पास हाइड्रोजन निकल सकते हैं। मतलब क्या कहानी है, ये C2H5O- क्या करेगा, या तो ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा या ये वाला हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। लेट्स सपोज इस नेगेटिव चार्ज ने ये वाला हाइड्रोजन को क्या कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट करा, अपने साथ ले गया। जब ये इसको अपने साथ ले गया तो यहां से ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया। जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकला, यहाँ पर थे 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएगा, बचा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर, ये बना है A पाथवे से, और यहाँ से क्लोरीन क्या करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास एक एल्कीन बन जाएगी, H यहाँ से निकलेगा और क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। तो आपके पास क्या दिखा, H2C, दैट इज क्योंकि हमने A वाला हटाया तो हम A वाले में लिखेंगे A पाथवे है हमारा, ये ध्यान से देखिए A पाथवे है। तो ये बना हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C, इस C से ये क्लोरीन निकल चुका है, ऊपर सिर्फ H ही है, एक H लगा दूंगा। सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, हमने इसको कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा तो कुछ नहीं कहेंगे। एक तो आपके पास ये एल्कीन बनी। दूसरा तरीका आपके पास क्या हो सकता था कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इस हाइड्रोजन को ना लेके इस वाले हाइड्रोजन को ले ले। अगर ये इस हाइड्रोजन को ले लेगा तो आपके पास ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये आपके पास बीटा कार्बन है, ये बॉन्ड चला जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और यहाँ से क्लोरीन लीव कर जाएगा। क्लोरीन जब लीव कर जाएगा तो कुछ कंपाउंड इस तरीके से बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पे कुछ नहीं करा, तो यहाँ पर CH3 ही रहा। उसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही रहेगा क्योंकि ये A पाथवे का था, ये B पाथवे का है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर क्या हुई कहानी, ध्यान से देखिए, यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड B पाथवे, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड CH, और सिंगल बॉन्ड CH3 आपके पास था ही। ये आपके पास दो तरीके की एल्कीन बन जाएंगी, इसे कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। हेलो एल्कीन हेलोरिन चैप्टर में इसके और डिटेल में पढ़ेंगे हम, अभी आपको मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ इसकी। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक एल्कीन आपके पास ये बनी और एक एल्कीन आपके पास ये बनी। अब वो आपसे बोलेगा बीटा एलिमिनेशन में आपके पास दो एल्कीन बनी है, इनमें से मेजर माइनर कौन सी है, तो आप बोलेंगे अब आपको कुछ नहीं करना, आपको हाइपर कंजुगेशन लगा देना। इस एल्कीन के लिए ये अल्फा कार्बन, इस एल्कीन के लिए ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, यहाँ 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। इस एल्कीन के लिए सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। आप कोई भी बता सकता है कि ये जो A पाथवे से एल्कीन बनी है ये माइनर बनी है, और जो B पाथवे से एल्कीन बनी है ये मेजर बनी है। यही कहानी थी जो हमें हाइपर कंजुगेशन में समझनी थी। आई होप आप सबको बीटा एलिमिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं कार्बोकैटायन के लिए समझते हैं। उसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से कार्बोकैटायन रीअरेंज करता है। अभी आपने एल्कीन का केस समझा, अब कार्बोकैटायन का केस समझते हैं। देखिए ध्यान से, अब हम कार्बोकैटायन की बातें करेंगे। कार्बोकैटायन बेसिकली है क्या? कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट है। क्या है? एक इंटरमीडिएट है। कब बनता है?
जिस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जाते समय बीच में बन जाता है और खत्म भी हो जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है आपको मैं पहले एक सवाल बताता हूँ, उसके बाद इसकी आगे की कहानी शुरू कराता हूँ। 12th क्लास आप में से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है, उन्होंने एक सवाल जरूर पढ़ा होगा कि जब हम बेंजीन की रिएक्शन इथाइल क्लोराइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तब वहाँ पे इथाइल बेंजीन बन जाती है, सिंपल। लेकिन जब हम प्रोपाइल क्लोराइड की रिएक्शन बेंजीन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तब प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनती, तब आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाती है, क्यूमीन बन जाती है। ये कैसे होता है? जी हाँ, ये इसी की वजह से होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन ही रेस्पॉन्सिबल है उस प्रोपाइल क्लोराइड का ना बनने का कारण। ठीक है, तो समझ लेते हैं कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जो होता है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरीके से लगता है, डिटेल में समझना आप सब बातें। देखिए, ये आपके पास कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब इस कार्बोकैटायन का मतलब है कि इसके पास, चलिए आपको एक बात समझाता हूँ। देखिए, कार्बोकैटायन बेसिकली है क्या, आप डिटेल में समझ जाएंगे। कार्बोकैटायन है जब किसी कार्बन के साथ 3 बॉन्ड जुड़ जाते हैं और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब अगर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, कार्बन के पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन है। और किसी भी एटम की ऑक्टेट पूरी होने के लिए उसे 8 तो चाहिए होते, यहाँ पे 6 है। इसका मतलब कार्बोकैटायन एक हमारे पास ऐसा इंटरमीडिएट है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के साथ साथ क्या है, इसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, जाएगा नहीं, आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा आप ये चीज। इसी वजह से इसके पास हम एक वैकेंट पी ऑर्बिटल बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है और ये अपनी ऑक्टेट को पूरा करता है। तो आई होप कार्बोकैटायन की बेसिक चीज समझ गए होंगे। और एक हमेशा बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको रेजोनेंस में भी बताई थी, फिर भी बता देता हूँ कि जब भी कार्बोकैटायन सिंगल बॉन्डेड है तीनों तरफ से और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो आपने देखा कि 3 सिग्मा है बस इसके पास, कोई पाई नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ 3 सिग्मा है। और 3 सिग्मा 3 स्टेरिक नंबर डिनोट करता है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। क्या बनेगा? ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। इसलिए कभी भी मैं कार्बोकैटायन बनाऊंगा तो हमेशा पंखे की शेप का बनाऊंगा। ये बीच का पंखा है, ये उसके 3 पर है, हमेशा ध्यान रखना। जब भी कार्बोकैटायन बनाऊंगा इसी शेप का बनाऊंगा, ये नहीं कि मैं टी बनाऊंगा, नहीं, कभी भी ये नहीं शेप होगी, हमेशा पंखा ही बनेगा, इसमें ध्यान रखना। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी कार्बोकैटायन की। ये तो बेसिक बात थी बस कि क्या है कार्बोकैटायन, वो तो हम डिटेल में समझेंगे अब आगे कि कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन कौन सी इंटरमीडिएट है, कैसे बनती है, क्या स्टेबिलिटी होती है, सब समझेंगे। आइए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को समझ लेते हैं। तो कार्बोकैटायन बेसिकली है क्या, जब भी मैं कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना दे रहा हूं, सेम कहानी होगी एकदम से। वहां पे कार्बीन, वो वहां पे एल्कीन था, यहाँ कार्बोकैटायन रहेगा, सेम केस बनाओगे यहाँ पर भी। देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH3 CH3, सबके पास एक एक पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि यहाँ पर इस कार्बोकैटायन से 3 कार्बन जुड़ रहे हैं, 3 कार्बन जुड़ने का मतलब होता है कि ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये टर्शरी कार्बोकैटायन कहलाता है। ये टर्शरी कार्बोकैटायन कहलाएगा। ये आपके पास इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ रहे हैं तो इस वजह से ये सेकेंडरी कहलाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये कैसा है, एक ही कार्बन जुड़ रहा है जी, इसे प्राइमरी बोलेंगे। यहाँ पे क्या जी, ये तो सिर्फ CH3 बेसिकली तो मिथाइल है, इसको सिर्फ मिथाइल ही बोलेंगे। मुझे मेरे टाइम पे प्राइमरी और मिथाइल का डिफरेंस ही नहीं पता था, मुझे लगता था प्राइमरी ही मिथाइल होता है, बाद में जाके पता चला कि प्राइमरी अलग होता है, मिथाइल अलग होता है। तो ये गलती आप लोग मत करना। प्राइमरी का मतलब होता है 1 डिग्री, सेकेंडरी का मतलब होता है 2 डिग्री, टर्शरी का मतलब होता है 3 डिग्री। मतलब जिस भी हम फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं वो कितने कार्बन एटम से जुड़ा है वो उसकी डिग्री हो जाएगी, खत्म, कुछ नहीं इसके अलावा।
यहाँ आप देखिए ये कार्बोकेटाइन, हम इसकी बातें कर रहे हैं, कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री टर्शियरी खत्म। ये कार्बोकेटाइन की बातें चल रही है, कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन, 2 डिग्री सेकेंडरी खत्म। यहाँ देखिए कार्बोकेटाइन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन, 1 डिग्री प्राइमरी खत्म। यहाँ पे देखिए कोई कार्बन ही नहीं है कार्बोकेटाइन के पास, जब कुछ है ही नहीं तो सिर्फ इसका नाम मिथाइल रख देंगे और कुछ नहीं बोलेंगे इसको। अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, फंक्शनल ग्रुप जो भी है, जो भी कहना है वो कहिए इसको, ये कार्बोकेटाइन है, इसके साथ में जो भी कार्बन एटम जुड़ा है उसके हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वही अल्फा कार्बन हमारे पास होगा। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, कोई रह तो नहीं है, नहीं रहा कोई भी। यहाँ देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन, सिर्फ यहाँ है 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ बताइए कितने हैं, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ बताइए कितने, 3 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। बस अब हमने बोल दिया कि 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं, इस वजह से होते हैं। फिर उसके बाद 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये ऑर्डर आप लोग ध्यान रखिए। ये आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन का एग्जांपल था। अब किस तरीके से हमें क्वेश्चंस में हेल्प करता है, आइए हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स को समझते हैं। देखिए हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इसी की एक एप्लीकेशन है बेसिकली। हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, या आप एल्कोहल फिनॉल ईथर के चैप्टर में आपने जरूर देखा होगा। होता क्या है, देखिए ध्यान से, सी सी सी, अगर आपके पास यहाँ पर OH लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ आपके पास CH3 होगा, यहाँ आपके पास हाइड्रोजन होंगे और यहाँ आपके पास H2 होगा। जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे किसी ऐसे सॉल्वेंट के साथ में जो OH को बाहर निकालेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को जनरेट कराएगा। इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको एक कहानी बताई थी। इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको बताया था -I के बारे में, आप सभी को याद होगा अगर तो -I में मैंने आप सभी को बोला था, बस एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो OH2+ होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी इसकी इतनी ज्यादा होती है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये अपने पास इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा विड्रॉ करेगा इसको, क्योंकि बाहर निकल के स्टेबल लिविंग ग्रुप बनना है। व्हाट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से बाहर निकल जाता है और पॉजिटिव चार्ज अपना जहां से निकलता है वहां छोड़ के चला जाता है। अब क्या हुई कहानी, देखिए ध्यान से। हमने लिया HCl, ऑक्सीजन के पास थे लोन पेयर, ये खुद गया ऑक्सीजन के पास में, सॉरी हाइड्रोजन के पास में, हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया क्लोरीन के साथ में, क्योंकि अब हाइड्रोजन किसी एक के साथ ही तो जुड़ सकता है। ये गया हाइड्रोजन इसके पास में, और यहाँ क्या कहानी हो गई, देखिए ध्यान से। ये कहानी हुई CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, मैं फिर भी एक हाइड्रोजन ऐसे लिखूंगा, क्यों लिख रहा हूँ बता दूंगा। सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए ध्यान से क्या हुई कहानी, हाइड्रोजन खुद लिया ऑक्सीजन ने, 2 हाइड्रोजन ले लिए, अब 3 बॉन्ड नहीं रख पा रहा है अपने पास में, पॉजिटिव चार्ज दिखाने लग जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज दिखाने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि मुझे यहाँ से भागना है, मुझे यहाँ से भागना है तो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। जैसे ये यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2, ये बचेगा यहाँ पर। मतलब पॉजिटिव चार्ज OH2 अपने ऊपर नहीं रख पाया, बाहर निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर आ गया, मतलब इस तरफ आ गया। अब कार्बोकेटाइन हाइपर कॉन्जुगेशन हमें बताएगा कि ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा या नहीं बनेगा। ध्यान से देखिए, कार्बोकेटाइन कह रहा है यहाँ पे मुझे कितने अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो यहाँ पर मुझको तो सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं क्योंकि एक ही अल्फा कार्बन है। तो उसने बोला मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ। तो इस हाइड्रोजन ने क्या करा, अपना बलिदान दे दिया, हाइड्रोजन चला गया इस CH2 के पास में। जैसे ही इस CH2 के पास में गया, CH2 के पास जाने से क्या हुआ, यहाँ था CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। बताइए कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 पहले से थे, एक और हो गया। हाइड्रोजन यहाँ से अपना बलिदान करके गया था तो पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ जाएगा। अब आने से क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आपके पास 2 अल्फा कार्बन हो गए, 2 अल्फा कार्बन, मतलब 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब कार्बोकेटाइन बोला अब मैं यहीं बनूंगा,
तो इसे कहते हैं कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन किस तरीके से अपनी शिफ्टिंग करता है, इसी को बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही कहानी पे जूझ रहे हैं, वो है अल्फा हाइड्रोजन। देखिए किस तरीके से अल्फा हाइड्रोजन ने यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया। क्यों करा दिया, आप सब कहानी अपने सामने देख ही चुके हैं। अब जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना, आप सभी ने देखा था कि यहाँ पर क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ गया था। अब क्लोरीन कहेगा कि मैं यहाँ पर ही जाकर लगूंगा क्योंकि ये कार्बोकैटायन स्टेबल है। तो इसी के साथ यहाँ पर आपका एक कंपाउंड बनेगा, और वो कंपाउंड बनेगा जब Cl माइनस चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर देगा, और यहाँ बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH3। जब आप लोग कन्वर्जन्स करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपसे कहा जाएगा कि आपके पास प्रोपेनॉल है। क्या है, प्रोपेनॉल। इसका कंपाउंड का नाम है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल से 2 क्लोरोप्रोपेन बनाइए। क्या बनाइए, 2 क्लोरोप्रोपेन। आप कहेंगे OH लगा है पहले कार्बन पे, क्लोरीन लगवा रहे हैं दूसरे कार्बन पे, ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि कार्बोकैटायन शिफ्ट कर गया है, क्योंकि हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो गई है। कार्बोकैटायन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा मिले तो क्लोरीन यहाँ पर लग गया, 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया। आई होप आप सब लोग एप्लीकेशन समझ गए होंगे। ये सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है, इट इज नॉट लिमिटेड टू हेयर ओनली, ये अभी बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से शिफ्टिंग होती है, कैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखी जाती है। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन जब सब लग जाता है तब मजा आता है असली सवाल करने का, और वो हम सब समझेंगे इसी एंथुसियास्टिक मोमेंट के साथ। सब समझ में आएगा आपको, ये सब कुछ ध्यान से देखते रहिए। कुछ भी डाउट हो आप बस कमेंट में मुझे बता दीजिए। एज फार जितना मुझसे हो सकेगा बेस्ट, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, जरूर। तो आप ये लोग समझ गए होंगे सब चीजें। आइए समझते हैं एक और चीज जो छोटी सी बात है बट समझनी जरूरी है। लेक्चर की शुरुआत में हमने डिस्कस किया था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में। देखिए ध्यान से, अब देखिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को भी हाथों हाथ समझ लेते हैं, जो हमने लेक्चर की शुरुआत में बात की थी। देखिए ध्यान से, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये है क्या बवाल, क्या है ये? अगेन एक बात और ध्यान रखिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, एल्कीन की स्टेबिलिटी के थ्रू हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को सिर्फ क्वालिटेटिवली बता सकते हैं, क्वांटिटेटिवली नहीं बता सकते कि इस एल्कीन में कितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। बट हम ये जरूर बता सकते हैं कि इस एल्कीन की दूसरी वाली एल्कीन से ज्यादा है या कम है। यही हमारे एग्जाम में भी आता है, इसके अलावा हमें कुछ और जानने की जरूरत भी नहीं है। देखिए ध्यान से, तो आपकी जो मैं इसे शॉर्ट में हमेशा आज HOH ही लिखूंगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो HOH है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जी अभी तक हम डायरेक्टली पढ़ रहे थे, सब कुछ ध्यान रखिएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी। यही आपको समझना है। क्यों हो जाएगी कम, समझ लेते हैं इस बात को, ध्यान से समझेंगे सब बातें। ये ब्रॉड बात सिर्फ यही है, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और मैं क्या कह सकता हूँ कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो हमारे पास होंगे उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये हमारे पास एक यू कैन से ब्रीफ में बात है, इसको ध्यान में रखिए, सारे सवाल बनते चले जाएंगे। बस आइए समझते हैं ध्यान से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को। देखिए ध्यान से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जैसे मैंने आपसे बोला ये आपके पास एक एल्कीन है, और एक एल्कीन है आपके पास
ये आपके पास एक एल्कीन है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करूंगा और एक मैं इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करूंगा तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी H2 ऐड होगा, यहाँ पर भी H2 ऐड होगा। अब देखिए ध्यान से, H2 का मतलब है कि इस कार्बन पर हाइड्रोजन बनेगा, डबल बॉन्ड पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। इस प्रोसेस में होने में कितनी ज्यादा हीट लगी, उसी को हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलेंगे कि इस एल्कीन को हीट करने में कब, जब इसको हाइड्रोजनेट किया गया तो कितनी हीट लगी। और दूसरी तरफ जब हम इसको भी सेम करेंगे तो हमारे पास सेम यही आएगा, C सिंगल बॉन्ड C, इसे तो सीधा आप CH3 लिख दीजिए क्योंकि इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये बन जाएगा इथेन बन जाएगा। हाइड्रोजनेशन का कैटलिस्ट निकल पैलेडियम प्लैटिनम होता है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हाइड्रोकार्बन में कभी हमने पढ़ा था। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर CH3 मैं इनको Me लिख रहा हूँ शॉर्ट में, Me मतलब होता है हमारे पास मिथाइल। ओके, अब देखिए जब हमने यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किया तो क्या हुआ, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करा, यहाँ से ये बॉन्ड पहले क्या करेगा, ब्रेक करा ये बॉन्ड। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव की डेंसिटी बनने लगेगी। पॉजिटिव नेगेटिव की जब डेंसिटी यहाँ पर बनने लगी उसी समय यहाँ पर हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, चार्ज स्पीशीज स्टेबल रहेगी। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पे चार्ज स्पीशीज स्टेबल ही नहीं रह पाती, इसलिए इतनी ज्यादा हीट लगती है इसको हाइड्रोजनेट करने में। हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी ज्यादा आपके पास स्टेबल एल्कीन होती है, जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपके पास होती है इन द फॉर्म ऑफ एल्काइल, उतनी ज्यादा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाती है। तो अगर मैं बोलूँ इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर H1 है और इसकी H2 है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन H1 की बहुत कम होगी इन कंपैरिजन टू H2। ये H2 हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस एल्कीन और H1 हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस एल्कीन है। तो ध्यान रखिएगा, इस एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत कम हो जाएगी क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये था हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन का, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये था आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन का एक कंप्लीट पैकेज जो आपको समझना जरूरी था, एल्कीन के थ्रू, कार्बोकेटाइन के थ्रू और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हमें स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बताता है कि कितनी हीट ऑफ हाइड्रोजन कम होगी और कितनी ज़्यादा होगी। अगेन क्वालिटेटिवली, क्वांटिटी नहीं बता सकता है। इसी के साथ आप सीरीज में कंटिन्यू रहिए, देखते रहिए। ये हमारा 3rd लेक्चर था। 4th लेक्चर हमारा मेसोमेरिक का आएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग। उससे कंफ्यूजिंग नहीं है आपके पास कोई चीज़, ध्यान रखिएगा। तो उसको अगर आपने एक बार देख लिया, कभी जिंदगी में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा मेसोमेरिक के रिगार्डिंग। बस सीरीज को फॉलो करते जाइए, ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए, आपका सिलेबस पूरा कराने की गारंटी मेरी है। और जो भी पढ़ाया जाएगा उतना ही पढ़ लीजिए आप, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस सब कुछ मैं कराऊंगा। एक सीरीज में हम पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें ये पता होगा कि इसमें ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है और इस तरीके से लगेगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। सीरीज में कंटिन्यू रहिए, बस लेक्चर मिस मत करिएगा। इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक को ऐसे खत्म कर देंगे कि बचपन की ABCD जिस तरीके से आपको रटी होती है सब कुछ आपके दिमाग में फिट कर दूंगा मैं, ठीक है। और जैसी GOC अपनी पूरी हो जाएगी, पूरी होने के बाद में एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन कभी कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए बस और फॉलो करते जाइए सीरीज को। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड काइंडली फॉलो दिस। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जो भी दोस्त हैं शेयर कीजिए उनके साथ में और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को।